हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके चैनल स्टडी केंद्र पर एक बार फिर से स्वागत है। मैं आप सभी के लिए होम साइंस प्रीवियस ईयर 2024 का पेपर होम साइंस का लेकर फिर से हाजिर हूँ। ये इस पेपर का सेकंड पार्ट है। इसमें मैंने क्वेश्चन 15 के आगे से पढ़ाना स्टार्ट किया है। इससे पहला जो वीडियो है उसमें मैंने क्वेश्चन फर्स्ट से लेके 15 क्वेश्चन तक सॉल्व करवाया है। मैंने ध्यान दिया है कि मैक्सिमम बच्चों ने जो वीडियो है, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया है, आपने मैक्सिमम बच्चों ने पूरा वीडियो देखा ही नहीं है। और आपको और भी वीडियो चाहिए होता है। और एवरेज जो वॉच ड्यूरेशन है, आप लोगों ने पूरा वीडियो मैक्सिमम 5 मिनट से ज़्यादा है ही नहीं। तो यानी मैक्सिमम बच्चों ने जो वीडियो को मेरे देख रहे हैं, उन्होंने पूरा वीडियो देखा ही नहीं। यानी आप ठीक से एकदम सीरियस होकर पढ़ाई कर ही नहीं रहे हैं, नहीं तो पूरी वीडियो तो आप लोगों ने देखी होती। ध्यान दीजिए, जो आपका जो CUET पेपर है MA का होम साइंस का, ये पिछले 3-4 साल के जो क्वेश्चन है वो वही घुमा फिरा के बस और उसको डीपली या फिर शॉर्ट में पूछता है। लगभग 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर साल आपके रिपीट हुए हैं। तो आप मेरे चैनल पे जो प्रीवियस ईयर 2022-23 और ये 24 का जो मैं पेपर सॉल्व करा रही हूँ, इस पूरे प्रीवियस ईयर वीडियो को के क्वेश्चन को पूरा एक अच्छे से पढ़ लीजिए। और मेरे वीडियो पे 2022, 23 और 24 का जो मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया, साथ ही साथ जो वीडियो टॉपिक वाइज मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बनाए हैं, उन वीडियोस को भी अच्छे से देख के उनसे स्टडी कर लेंगे तो आप जिस भी कॉलेज में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं उसमें पक्का आपका सिलेक्शन होगा और आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। तो आइए आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। मैं चाहती हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाए। आप जिस भी कॉलेज में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं, आपका नाम उसमें लिखा जाए। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करिए और पूरा वीडियो देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर से करिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान दीजिए, इससे पहले हम लोगों ने कुल मिला के 15 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो आइए सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 14, 15 एंड आइए 16 क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या कर रहा है, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द डिफिशियंसी सिम्टम ऑफ नियासिन विटामिन B3 की कमी से कौन से सिम्टम होते हैं, कौन सी बीमारियां होती हैं। तो यहाँ पे दे रहा है कि नियासिन विटामिन B3 की कमी के लक्षणों को पहचान करें। तो कौशल नेकलेस होता है, भ्रंश होता है, प्रलाप होता है या प्रवाहिका। ध्यान दीजिए, तो इसमें हमें तो जो विटामिन B3 जो नियासिन है, इसकी कमी से ध्यान दीजिए, जो कौशल नेकलेस है ये भी होता है, मनोभ्रंश भी होता है और साथ ही साथ प्रलाप और वाहिका ये भी होता है। तो यहाँ पे हमारा जो है ये भी होगा, A, B, C और D तीनों होगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है 3 सही हो जाएगा। विटामिन B3 की कमी से ध्यान दीजिएगा, कभी कभी रोग भी पूछ लेता है, विभिन्न बीमारियों के नाम दे देगा। तो आपको याद रखना है कि विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा होता है, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो चारों बीमारियां दे रही हैं ये भी नियासिन की कमी से होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे दे रहा है कि आइडेंटिफाई अमंग द फॉलोइंग विच इज़ नॉट द कॉमन एडल्ट्रेट इन कॉफ़ी। इसमें से क्या है जो नहीं मिलाया जाता है कॉफ़ी में। का कासनी, तेजपत्ता छाल, मंड या फिर इमली या खजूर का पाउडर। तो ध्यान दीजिए, इसमें जो कासनी है, ऑप्शन नंबर 1 है, ये सही हो जाएगा। कासनी जो है ये अपमिश्रक नहीं है किसमें, कॉफ़ी में। इस प्रकार के जो उत्तर है कासनी। ध्यान दीजिए, जो कासनी है, साथ ही जो कॉफ़ी में आम मिलावट में शामिल पदार्थ है, इनमें खजूर के बीज, कॉफ़ी की जो भूसी होती है वो, तने और अनाज के दानों को भी मिला दिया जाता है, ठीक है।
तो इसको याद रखिएगा। ये मिलावट वाला जो चैप्टर है उससे प्रश्न आया है, 1-2 प्रश्न उस चैप्टर से अवश्य पूछ लेता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि जो जो लिपस्टिक होता है कि दाग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दाग हटाने की विधि को अपनाने की आवश्यकता होती है? खारे पानी का इस्तेमाल, अमोनिया में भिगोना, मेथिलीट स्प्रीट के साथ स्पंज, या फिर गर्म पानी और साबुन से धुलाई। तो इसमें क्या हो जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन जो हमारा 3 है, मेथिल स्प्रीट के साथ स्पंज का प्रयोग करके हम लिपस्टिक के जो दाग हैं वो हटा सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो मेथिल स्प्रीट है इसका यूज़ करके हम ग्रीस, इंक या कुछ पेंट के दागों को भी आसानी से इसका प्रयोग करके हटा सकते हैं, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 90 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न है कि विक्षेपित रंजकों डिस्पर्स डाई की विशेषताओं की पहचान करें। यह जैविक विलायकों में घुल जाते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, गर्म और शीत विधि। बाटिक मुद्रण में शीत रंजन का उपयोग किया जाता है। पानी में अघुलनशील रंजक जिनसे संश्लिष्ट पॉलिएस्टर और एसीटेट तंतु और कभी कभी नायलॉन और एक्रिलिक फाइबर का रंजन किया जाता है। या फिर चौथा दे रहा है कम आणविक भार वाले गैर आयनिक रंजन। तो इसमें क्या होगा कि इसमें हमें सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे यह जैविक विलायकों में घुल जाते हैं, ये सही है। फिर साथ ही साथ पानी में अघुलनशील रंजक है जिनसे 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 संश्लिष्ट पॉलिएस्टर और एसीटेट तंतु और कभी कभी नायलॉन और एक्रेलिक फाइबर का रंजन किया जाता है, तो ये भी सही हो जाएगा। ए, सी और साथ ही साथ डी। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है ये सही हो जाएगा। ए, सी और डी जो है सही उत्तर है। कम आणविक भार वाले गैर आयनिक रंजन होते हैं, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। और जो डिस्पर्स डाई को 3 प्रकार से बांटा गया है, ये भी याद रखिएगा। जो डिस्पर्स डाई होता है, ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि इसको कितने प्रकारों में बांटा गया है, तो इसको 3 प्रकार में बांटा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड दिया हुआ है, प्रोफेशन और क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ क्लोथिंग। तो पेशा आजीविका कपड़ों के चयन के मानदंड दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है ये। तो इसमें कह रहा है कि खिलाड़ी जो होता है, गोताखोर, अंतरिक्ष यात्री और घर की रसोई में काम करने वाले गृह संचालक। अब इनमें ध्यान दीजिए, जो खिलाड़ी होता है वो क्या करेगा। तो खिलाड़ी जो होगा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, अत्यधिक अवशोषक कपड़ा पहनेगा, ठीक है। और जो गोताखोर होगा वो क्या होगा, वो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, चप्पल के साथ जल निरोधी सूट। आपने देखा होगा कि जो गोताखोर होते हैं उनके बड़े बड़े पैर में जो उनके चप्पल होते हैं बहुत बड़े होते हैं, पैर लगा के पैर की तरह ऐसे वाटर में फ्लो करते हैं, तो कितना बड़ा दिखता है। अंतरिक्ष यात्री जो होगा वो ऑप्शन आपका यहाँ पे 1 के साथ हो जाएगा, समग्र जीवन समर्थन यंत्र से लैस अंतरिक्ष सूट, क्योंकि उसमें उसको बहुत सारी फैसिलिटी उस सूट के अंतर्गत उसको मिलती है ताकि उसके जीवन को विभिन्न प्रकार की समस्याओं में वो अपने जीवन को बचा सके अंतरिक्ष के माहौल के हिसाब से। और जो घर की रसोई में काम करने वाले गृह संचालक होते हैं उनके लिए क्या होगा, सूती कपड़े पहनना और ढीली फिटिंग वाले कपड़ों से दूर रहना। ध्यान दीजिएगा, आपको पता ही होगा कि सूती कपड़ा ही सबसे बेस्ट होता है रसोई में काम करने के लिए, वो जल्दी आग नहीं पकड़ता। और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा ढीला कपड़ा भी रसोई में पहनना सही नहीं होता, क्योंकि ढीले कपड़े हवा से या फिर किसी वजह से इधर उधर फंस सकते हैं और उड़ के अगर आग पकड़ने का डर रहता है। तो यहाँ पे इस हिसाब से आपका जो है A का 3, B का
बी का 4, ए का 3, बी का 4, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 21 क्वेश्चन हमारा क्या है? तो 21 जो क्वेश्चन है कह रहा है कि रेशम के तंतुओं के प्रतिकूल गुणों की पहचान करें। प्रतिकूल गुण, अनुकूल जो अच्छे होते हैं, प्रतिकूल मतलब जो सही नहीं होते। तो आइए ध्यान देते हैं। तो यह तंतु फफूंदी, कवक, सिल्वर फिश और कीटाणुओं के हमलों के प्रति अति संवेदनशील है। तो ये बात तो सही है भाई, ये इसकी एक कमी है। गर्मी के प्रति संवेदनशील है, गर्मी के प्रति संवेदनशील है तो सही बात है। रेशम के कपड़े गर्मी के प्रति संवेदनशील होते हैं। इस तंतु में लंबे समय तक सूर्य की रोशनी के संपर्क में रहने के प्रति खराब प्रतिरोध क्षमता है और इस पर पतंगे हमला कर सकते हैं। तो ये भी इसकी प्रतिकूल गुण ही है। और साथ ही साथ क्षार से क्षतिग्रस्त लेकिन अम्ल प्रतिरोधी है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये सभी जो गुण हैं, ये रेशम तंतु के प्रतिकूल गुणों की पहचान करने में ये चारों गुण जो हैं ये इसके प्रतिकूल गुण ही हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 3 है, ए बी सी डी चारों सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 22 क्वेश्चन प्रश्न है कि किस प्रकार के विचित्र सूत्र इल्ली से मिलते जुलते होते हैं क्योंकि रेशम के गुच्छे समान रूप से सूत्र के लंब में यावर्तित सूत्र में डाले जाते हैं। बकल सूत्र में, फ्लॉक सूत्र में, सेनिल या सूत्र में, या फिर रैटिन सूत्र में। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है सेनिल सूत्र, सेनिल सूत्र सही हो जाएगा। सेनिल सूत्र होता है यहाँ पे, यह फ्रेंच शब्द सेनिल से लिया गया है जिसका अर्थ है कैटल पिलर। ध्यान दीजिए, जिसका अर्थ क्या होता है? कैटरपिलर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा करघे में घूमने का एक प्रमुख कार्य नहीं है? करघे के घूमने का, करघा ध्यान को हाथ से जो होता है, ताना आलयन, लेट ऑफ, चयन या बुनाई, क्या होगा इसमें? तो ध्यान दीजिए, जो ऑप्शन नंबर 2 है लेट ऑफ, ये नहीं होगा। लेट ऑफ द्वारा करघे में ताने के धागे को एक स्थिर दर में बुनाई क्षेत्र में ये जो है पहुंचाता है। ठीक है, लेट ऑफ जो क्या करता है, ये ताने के धागे को एक स्थिर दर से बुनाई क्षेत्र में पहुंचाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या है? प्रश्न है किस प्रकार का बुना हुआ वस्त्र एक लघु मधुकोश बुनती जैसा दिखता है और आमतौर पर खेलकूद संबंधी कपड़ों में इसको हम क्या करते हैं, देखते हैं? पीक, जैकाब बुनाई, जर्सी या फिर रीब बुनाई। तो ध्यान दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा? पीक हो जाएगा। ये पीक यह मुख्य रूप से कॉटन, मिक्स कॉटन और केमिकल फाइबर द्वारा तैयार किया जाता है। ध्यान दीजिए, अगर प्रश्न आ जाए कि पीक फाइबर किससे बनाए जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा कि ये कॉटन, मिक्स कॉटन और केमिकल फाइबर द्वारा तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। प्रश्न है कि वस्त्र मुद्रण में सामान्य रूप से शामिल चरणों को उनके कार्यान्वयन के क्रम में नियोजित करिए। वस्त्र मुद्रण में कौन से चरण होते हैं और किस किस आधार पे कौन पहले होता है, कौन बाद में होता है और कौन एकदम लास्ट में किया जाता है, उसके आधार पे यहाँ पे करना है। तो सुक्शन है, कपड़े और मुद्रण लेप को तैयार करना, धुलाई और साबुन से उपचार, रंजक लगाना या कपड़े की छपाई। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कपड़े की छपाई, तो यहाँ पे कौन पहले होगा? तो सबसे पहले क्या होता है?
धुलाई और साबुन से उपचार। फिर ये आपका एक हो जाएगा। फिर क्या किया जाता है, फिर कपड़े और मुद्रण लेप को तैयार करना, 2। फिर कपड़े की छपाई होती है, ये 3 हो जाएगा। फिर रंजक लगाना, ये 4 हो जाएगा। और लास्ट में क्या होगा, सुक्सन यानी सुखाया जाएगा, तो ये ए हो जाएगा। तो कुल मिला के आपका जो है ऑप्शन नंबर 4 ये सही हो जाएगा, CBEDA। ये इसके चरण हैं, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। कई बार बहुत सारे जो स्टेप हैं वो पूछ लिए गए हैं कई क्वेश्चनों में, तो स्टेप बाय स्टेप आपके क्या क्या कार्य होते हैं उसको भी आपको पढ़ना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 क्वेश्चन कह रहा है कि उस प्रकार के परिष्करण की पहचान करें जिसमें कपड़े को एक ऐसे रोलर द्वारा दबाया जाता है जिसकी सतह पर महीन विकीर्ण रेखाएं होती हैं जो एक हल्की चमक वाले मुलायम कपड़े का उत्पादन करता है। ये क्या होगा, लोमीकरण, गीगीकरण, साइनीकरण या कार्बनीकरण। तो इसे जो हम इसको क्या बोलेंगे ध्यान रखिएगा, तो ये होता है साइनीकरण। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम, तो इसको हम साइनीकरण कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की बुनाई का उपयोग ब्रोकेड, दमास्क और ब्रोकटेल कपड़े तैयार करने में किया जाता है, डॉबी बुनाई, जैकॉब बुनाई, पाइल बुनाई या फिर लेनो बुनाई। तो ध्यान दीजिए, जो होगा ये ब्रोकेड बनाने में आपका जैकार्ड बुनाई का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, इसको याद भी कर लीजिएगा। ब्रोकेड, दमास्क और ब्रोकटेल कपड़े तैयार किए जाते हैं किस प्रकार की बुनाई से, तो जैकार्ड बुनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28। ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें हमें करना क्या है, पूछ रहा है कि ऊनी रेशों के उत्पादन में शामिल चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करिए। देखिए मैंने आपसे कहा ना कि स्टेप कई क्वेश्चनों के पूछेगा, तो आपको इसको ऐसे क्वेश्चनों के लिए तैयार रहना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, कर्तन, श्रेणीकरण और छटाई, कंकतन, संघूनन, कार्बनीकरण और मार्जन। ये यहाँ पे जो ये क्वेश्चन आपका दे रहा है आपके बुक से थोड़ा अजीबोगरीब हिंदी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन इंग्लिश में जो है वो ज़्यादा सूटेबल है, उसको ट्रांसलेट करने में कुछ शब्द ऊट पटांग हो जाते हैं, लेकिन इससे आप परेशान मत होइएगा, ध्यान से पढ़िएगा और अंग्रेजी के प्रश्नों को भी ज़्यादा ध्यान से देख लीजिएगा। तो आपको अगर समझ में आएगा तो फिर उसी हिसाब से टिक करिएगा। अगर जब हिंदी नहीं समझ में आए तब बहुत ज़्यादा शुद्ध हिंदी देता है प्रश्न में। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, कर्तन, श्रेणीकरण और कताई करते हैं, पहला ये हो जाएगा। फिर मार्जन हम करते हैं, फिर क्या करेंगे, फिर कार्बनीकरण करते हैं, ये 3 हो गया। फिर हम क्या करेंगे, फिर करेंगे संघुनन, ये 4 हो जाएगा। और फिर कंकतन, ये आपका लास्ट स्टेप 5th स्टेप हो जाएगा। तो कुल मिला के क्या होगा, AEDCB यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका सही हो जाएगा। देख लीजिए आप इंग्लिश का भी, इसी हिसाब से आपका जो ऑप्शन 2 है ये सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 29। कह रहा है कि रेशम की रासायनिक संरचनाओं को दर्शाने वाली विशेषताओं की पहचान करें। इसमें हमें क्या कह रहा है कि प्रतिक्रियाशील, कार्बोसिलिक और अमीनो समूह होते हैं, फाइब्रोन प्रोटीन श्रृंखला के बीच बहुत कम परागमी बंधक होते हैं, वैन डेर वाला वॉल बल प्रमुख हैं और एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, हाइड्रोजन बंधों की उपस्थिति उच्च स्तर की क्रिस्टलीयता और परिमाणिक
रामी शक्ति प्रदान करती है। अब इसमें क्या है कि रेशम की रासायनिक संरचना को दर्शाने वाले, तो रेशम की जो रासायनिक संरचना होती है उसमें ये कह रहा है कि प्रतिक्रियाशील स्कॉर्बिक सिल और अमीनो समूह होते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा पहला। फिर दूसरा कह रहा है कि फाइब्रोन प्रोटीन श्रृंखलाओं के बीच बहुत कम अपरागमी बंध होते हैं, तो ये सही है। और तीसरा जो है वैन डेर वॉल बल प्रमुख हैं और यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये भी सही हो जाएगा। तो बी और सी जिसमें सही है बी सी, ए गलत जिसमें तो वो कट हो जाएगा, ए गलत ए गलत ए गलत, यानी ऑप्शन नंबर जो 4 है हमारा ये सही हो जाएगा। बी सी और डी जो है सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग स्पेशलिटी हेयर फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम रैबिट। निम्नलिखित में से कौन सा विशेष रोम तंतु खरगोश से प्राप्त किया जाता है? अल्पाका, अंगोरा, कश्मीरी या फिर मोहेर। तो ध्यान दीजिए जो यहाँ पे अंगोरा है, अंगोरा जो है ये मुख्य रूप से किस में पाया जाता है? ये जो रेशे होते हैं ये हम खरगोश के माध्यम से पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि वैदिक काल 600 से 323 ईसा पूर्व और मौर्य और शुंग काल 321 से 72 ईसा पूर्व में महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली सजावटी पट्टी का नाम बताइए जिसे कमर के बीच में अंतड़िया के ऊपर बांधा जाता था। ध्यान दीजिए इस पर मैंने पूरा एक वीडियो बना रखा है कपड़ों पर कि प्राचीन काल की महिलाओं के भारतीय परंपरा के हिसाब से कपड़े तो वो वीडियो देख लीजिएगा। उस वीडियो में हर साल प्रश्न आते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न है ये हर साल इसमें से कुछ ना कुछ घुमा फिरा के पूछा गया है, तो ये बहुत बहुत वेरी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसको आप ज़रूर से याद रखिएगा और उस पर जो वीडियो मैंने बनाया उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पे उसको क्या बोलते हैं? तो ये कायाबंद होता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। आज मैं आपको यहीं तक पढ़ा रही हूँ और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी सारे क्वेश्चन करवाऊंगी। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर से बताइएगा और लाइक ज़रूर से करिएगा। और आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं हमें कमेंट ज़रूर से करिएगा। मैं आपका पूरा पेपर कंप्लीट करवा दूंगी। और आपको जिस भी टॉपिक आपका जो प्रिपरेशन रही है कोई बात नहीं, आप मेरे चैनल पे जितने भी वीडियोस हैं उन सारे वीडियोस को आप 2022, 23, 24 का जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है MA होम साइंस CUET, आपका पूरा उससे प्रिपरेशन हो जाएगा और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। तो सारे वीडियोस को देख डालिए और अपना प्रिपरेशन कर लीजिए। ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।